सो गाइस, आप जिस भी भर्ती से हैं, ये जो फॉर्म भरने बताने जा रहा हूँ ये सभी भर्तियों में काम आएगा। जैसे आपकी जीएनएम हो जाए या एएनएम हो जाए, सीएचओ हो जाए, जेआरए हो जाए, संगणक, जो भी भर्ती है आपकी, सूचना सहायक वगैरह, तो इन सभी भर्तियों के ऑनलाइन डीवी है वो करवाए जाएंगे लगभग लगभग। क्योंकि अभी जो इन्होंने बताया है कि जीएनएम का अगर सक्सेस होता है तो आपके ऑनलाइन डीवी होंगे सभी भर्तियों के। तो मेरे हिसाब से सभी ऑनलाइन होंगे, तो अपने ऑनलाइन फॉर्म है वो सारे लोग जरूर देखें कैसे भरना है। एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, और जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। सेपरेट वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। हो सकता है आप जब ये वीडियो देखें तो उससे पहले वो वीडियो आ चुकी हो, और कोशिश करूंगा कि ये दोनों वीडियो जो है एक आए, और जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लेके, और एक अटेस्टेशन फॉर्म को लेके, और एक जो शपथ पत्र है वगैरह है उनको लेके वीडियो थोड़ी इससे पहले डाल दूं। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखना आप। और इसमें भी मैं बताऊंगा पूरा एक एक पॉइंट क्लियर, क्योंकि इस पे वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो स्टूडेंट को समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ। और क्योंकि जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिक्कत आ रही है उसको लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो दिक्कत ध्यान से देखेंगे अपन क्या क्या आ रही है, उस चीज को, उस पॉइंट को बारीकी से क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। आपको जिस पॉइंट पे आ रही है समस्या वो देख सकते हैं आप। तो अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में ज्वाइन जरूर कर लें। सारे प्रारूप आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। कमेंट जरूर करना, जिस पॉइंट पे समस्या है उसी पे कमेंट करना। ठीक है, जस्ट ही फिर आगे वीडियो देखना बाद में, तब तक आपको आपका रिप्लाई मिल चुका होगा। ये चीज ध्यान रखना, मैं रिप्लाई करता हूँ जल्दी करने की कोशिश। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी एसएसओ खोलोगे, ये चीज ध्यान रखें, एसएसओ खोलोगे तो वहां पे आपको जो है ये माय रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स सिक्योरिटी फॉरम, वहां पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको ये ऐसा पोर्टल खुलेगा जो आपके सामने है। मेरे पास इमेज ही अवेलेबल थी, वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं इस भर्ती से नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो एक बॉक्स दिया गया है उसमें आपको क्लिक मार्क करना है और ओके प्रेस करना है। बस पहला विंडो यही है। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। जो पॉइंट ध्यान से समझना ना समझाए बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह, और यहाँ पे आवेदन क्रमांक वगैरह, और ये जो खाली है इसमें कुछ नहीं करना। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आएगी, और पद कोड अगर अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं, वरना इसकी कोई नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आवेदक का पूरा नाम पूछा है आपका हिंदी और इंग्लिश में, फिर पिता का नाम है और फिर माता का नाम। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, हिंदी में और इंग्लिश में डालना है। विभाग का नाम ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ आ जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड अगर नहीं आता है तो आप कर दें जो आपके सामने लिखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। इसमें आधी से ज्यादा डिटेल तो ऐसी है जो आपसे आवेदन फॉर्म में जो भराई गई थी उसी से ले ली जाएंगी, तो आपको वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे है, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं ये सारे आपको फिलअप करने होंगे। सो हमारा यहाँ पे ये पहला पॉइंट चल रहा है अभी, बेसिक डिटेल वाला, सारे ऐसे ही करते जाएंगे, ये मत डरना, बहुत बड़ा है। वैसे तो है यार, टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से वीडियो देखिएगा। अब देखिए आगे जो है, माता पिता का नाम आ गया, देन इसके बाद बेसिक डिटेल ही चल रही है, ये चीज ध्यान रखें। और फिर यहाँ पे माता के नाम के बाद माता का नाम अंग्रेजी में आ गया, और फिर आ गया आवेदक की जन्म तिथि, और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक आपकी क्या आयु है वो तिथि यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो ये आपको लगभग लगभग भरी हुई मिल जाएगी। ठीक है, जो आपने आवेदन में भरी थी उसमें, अगर नहीं मिलती है तो आप भर दें। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। अब आगे चलते हैं, और जो आपने मैरिड अनमैरिड डाला होगा ये तो आवेदन में भी डाला होगा, ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। तो अगर वैवाहिक आता है तो आपको यहाँ पे पत्नी का नाम भरना होगा या पति का नाम भरना होगा। विवाह तिथि आपको भरनी होगी यहाँ पे, यदि आप विवाहित हैं तो, वरना नेसेसरी नहीं है, ये चीज ध्यान रखें। और यहाँ पे एक सेकंड, अविवाहित अगर है तो विवाहित स्त्री अविवाहित हो गई, और इसमें कुछ है नहीं, विवाह स्थान वगैरह आपको भरना नहीं है। अगर शादी हुई है तो भरना है, ये चीज ध्यान रखें। और पंजीयन संख्या यहाँ पे कौन सी है, जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट पर संख्या होगी वो, और स्थान यहाँ पे। ठीक है, और पंजीयन अधिकारी जहां से आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना था उस पर अधिकारी के जो साइन होंगे वो अधिकारी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और कोई यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र विवरण यहाँ पे देना है। अगर आप टीएसपी से हैं तो आप हाँ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और आप टीएसपी से हैं यदि,
और आप चाहते हैं कि आपके नंबर है वो एनटीएसपी को भी क्रॉस कर रहे हैं और आप उसी कैटेगरी में एनटीएसपी में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, हो तो पूछना। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कुल संतान, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपके सामने जब पोर्टल खुलेगा उसमें दिख जाएगा, एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहा कुल संतान लिखा है। तो संतान आपकी जितनी है आप वहां पे इतना विवरण दे सकते हैं, 3 4 या 2 जो भी। ओके, सो अब ये आएगा, क्या आएगा, जितनी भी संतान है उनका आपको डाटा यहाँ पे भरना होगा। अगर आपने अनमैरिड किया है तो ये आपके लिए क्रॉस मार्क खुद ही, मतलब ये है जो हो जाएंगे, आपको नहीं भरने हैं। ठीक है, विवाहित को ही ये भरने हैं यदि अवेलेबल है संतान तो, वरना ये भरने भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है अगर होता है तो उनका बता रहा हूँ, जैसे पुत्र या पुत्री का नाम आ जाएगा, जन्म दिनांक आ जाएगी, ऐसे ही आपके 6 तक आप भर सकते हैं। जन्म दिनांक और नाम भरना है, सिर्फ 2 ही चीज, और कुछ नहीं भरना। जन्म दिनांक आप ये करें कोशिश कि आपकी जो मार्कशीट वगैरह है बच्चों की, जो सही जन्म दिनांक है वही डालें। वैसे तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर डालनी हमें सही चाहिए डिटेल्स। पूर्व सैनिक अगर हैं तो यहाँ पे डालिएगा, और एनसीसी से अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको हाँ करना होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो भी आपको यहाँ पे हाँ करना होगा। ये चीज आपकी शायद ऑटोमेटिक आवेदन जो फॉर्म होता है उसी से ले ली जाती है, तो यहाँ पे भरने की नीड नहीं होती, अगर होती है तो आप भर सकते हैं। सेवारत, यदि आप कोई विभाग में कर्मचारी रहे हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, जैसे राज्य सेवा कर्मचारी या पंचायती राज विभाग में या विभागीय कर्मचारी, जो भी आप अधिकारी रहे हैं उसमें आप हाँ करेंगे, बाकी नहीं रहने देंगे। ओके, और मूल निवास, अब आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है, जैसे ये तो आपका भरा हुआ आ जाएगा आवेदन से। और अन्य, आप कोई अन्य टिप्पणी यहाँ पे लिखा है तो अन्य आप जैसे कोई देना चाहें एड्रेस, जैसे कोई वार्ड नंबर वगैरह, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो गाइज अब देखिए, अब आपका क्या है, पता पूछा है, स्थायी पता, तो यहाँ पे आपको हिंदी में भरना होगा, ये चीज ध्यान रखें, ओनली हिंदी यहाँ पे दिया गया है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे यही कहूंगा कि ई मित्रा से फॉर्म भरवा लें और जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने में। ई मित्रा वाले से भी ऐसे भरवाएं जहां पर फ्री हो ई मित्रा वाला, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप चीज को, क्योंकि अगर एक गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। पंक्ति नंबर 3, एड्रेस जितना आपके पास अवेलेबल हो आप उतना डाल दें, बाकी नेसेसरी नहीं है, ये चीज का ध्यान रखें। अब ये मेरे पास बताने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये आप खुद डाल सकते हैं, फोन नंबर वगैरह अभ्यर्थी हैं हर एक डालेंगे। ओके, सो इस पे फालतू टाइम जाया नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब पता ही इसमें पूछा है, तो यहाँ पे तो आपको एक तो जन्म स्थान देना होगा, कहाँ पर का जन्म हुआ है, वही चीज है यार, घुमा फिरा के, बस बात ये है कि आपको थोड़ा सा परेशान करना है। यहाँ पे वही चीज, आपको एड्रेस ही देना है और कुछ नहीं देना। फिर यहाँ पे पत्र व्यवहार पता, वही पता फिर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्थायी पता में फिर वही पता, ये चीज ध्यान रखें। स्थायी पता हमने शायद पहले भर लिया, तो वही है और उसी को भरना है। अब आती है अपनी शैक्षणिक योग्यता, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको भरना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस स्क्रीनशॉट में यहाँ पर पूरा नहीं है, जो इधर साइड क्या है मैं बता देता हूँ। इधर साइड आपकी डिग्री दी गई होंगी, जैसे आपने कौन सी डिग्री की है आपको वो भरना है यहाँ पे, जैसे 10th 12th और बीएससी एमएससी यहाँ पे मिल जाएंगे सारे लाइन वाइज। आपको ध्यान रखना, एक कंटेंट ने मुझे पूछा था सर बीएससी का ऑप्शन कहाँ पे होगा, तो यहीं पे मिलेंगे आपको सारे। नीचे नीचे जैसे जाते जाओगे तो आपको भरना है कि मैंने बीएससी की है उसका। यहाँ पे अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिजल्ट टाइप और परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे। कुल अंक आपको देना होगा, जैसे परसेंटेज में है ग्रेड में है वो चीज यहाँ पे दिखाएगा। ओके, तो आपके परसेंटेज में आपको लिखने हैं कुल अंक। जैसे 10वीं का भरा है इन्होंने तो 600 अंक का पेपर था, प्राप्तांक आपके कितने, आपने अंक कितने प्राप्त किए और प्रतिशत आपके कितने थे, टोटल कितने परसेंटेज बनी, ये खुद ऑटोमेटिक शायद जो है अपना ये जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके लिख देता है। और कोर्स की अवधि कितनी थी, जैसे 12 महीने होते हैं, क्योंकि 1 साल का होता है 10वीं और 12वीं दोनों में। बीएससी अगर आपका है जैसे 4 साल का है तो जो भी है 12x4 करना आप, और अगर 3 साल का है तो 3 जो है सॉरी 12x3 करना। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करने हैं मंथ, ये चीज ध्यान रखें। जितना भी आपका, अगर आपने कोई कोर्स किया है उस कोर्स की अवधि 18 मंथ है तो आप 18 मंथ लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखें। और जारी दिनांक
यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट आपकी आई है, उसकी दिनांक उस पे लिखी होगी, जारी होगी, तो वो यहाँ पे लिखनी है और वो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। ये चीज ध्यान रखें, रंगीन स्कैन करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। रंगीन स्कैन होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। ओके, तो सब कुछ ऐसे ही भरना है। ये देखिए, तो इनके पास 3 अवेलेबल था तो 3 भर दिया इन्होंने, आपके पास 4 5 जितने भी होते हैं आप भर दें। सो अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपेक्षित शिक्षा अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं और किसी के लिए बीएससी नेसेसरी है आपकी जैसे भर्ती के लिए, तो बीएससी जैसे कर रहे हैं आप, तो बीएससी का आपका 3rd ईयर का पेपर जो है आपने वो दे दिया था आवेदन की अंतिम तिथि तक, लास्ट ईयर का पेपर आपने दे दिया था, तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, वरना नहीं करना है। यदि आपका हो चुका है, बीएससी हो चुकी है क्लियर, कभी हो चुकी थी, तो इसमें आपको ऐसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है इस चीज को आपको। ओके, यदि उत्तीर्ण नहीं है मतलब आपका अपीयरिंग में है, आपका रिजल्ट नहीं है यार, तब भी आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, इंटर्नशिप में आपको रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विवरण यहाँ पे देना होगा, आरएनसी सर्टिफिकेट। अब इसमें जो दिक्कत आ रही है वो बताता हूँ। ये भर देते हैं सारे, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सारे भर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन दिनांक और मान्यता अवधि, इन दोनों में दिक्कत आती है। देखो क्या है कि जैसे आपने रिन्यूअल करवाया, पहले रिन्यूअल के लिए बता दो, तो उसमें क्या होगा, आपको रिन्यूअल की यहाँ पे जो डेट है, रजिस्ट्रेशन दिनांक, वो देनी होगी। ये चीज ध्यान रखें, जो पहले वाला है वो तो आपका एक्सपायर हो चुका है, उसका अब कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका आपको नहीं देना। और मान्यता अवधि क्या देनी होगी, जैसे रिन्यूअल आपने करवाया 2021 में और आपका है 2026 तक, जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ पे उनको कैलकुलेट करके जो भी जितने महीने इनके बीच आते हैं वो सारे यहाँ पे लिखने होंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जितने बच रहे हैं उतने लिखें, क्योंकि जैसे आज मान लो 2024 चल रहा है और वैलिडिटी है 2026 तक, तो जितने महीने बच रहे हैं उतने लिखें आज के बाद। तो ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा है कि आपकी मान्यता अवधि कितनी बची है, इसमें ये लिखा है कि मान्यता अवधि है कितनी टोटल, वो लिखनी है यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे देनी होगी। और रिन्यूअल का, अगर किसी ने रिन्यूअल है तो रिन्यूअल का देना होगा, और पहले का है तो पहले का देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखें, रिन्यूअल को पहले वाली चीज नहीं देखनी है, पहले वाला क्या था। विशेष विवरण यदि आप यहाँ पे कुछ भी देना चाहें या बताना चाहें तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, जैसे आप बताना चाहें कि मेरे पुराने वाले का इतना इतना था और रिन्यूअल का इतना है, तो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रास्ता नर्सिंग काउंसलिंग, बस इसमें भी काम चल जाएगा। अब यदि आपको आयोग ने कभी भी कोई दंड दिया हो या आपको ब्लैक लिस्ट किया हो, तो उस चीज का विवरण आपको देना होगा, कौन से विभाग में आप थे, पद का नाम क्या था, या परीक्षा का नाम, यानी कोई परीक्षा में आपको किया है, कौन से वर्ष में ये हुआ था और कारण क्या था, वो चीजें आपको यहाँ पे देनी होगी, वरना आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे, इसको क्रॉस मार्क ही रहने देंगे, ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, पर एक एक चीज मेरे हिसाब से फुल्ली डिटेल से बता रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट आता है एक्सपीरियंस डिटेल। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हीं को देना है, बाकी नहीं देना है, बाकी के लिए एक क्रॉस है। जिनके पास एक्सपीरियंस, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा इस चीज में, तो वो यहाँ पे नहीं देंगे, पर जिनका है उनके लिए बता रहा हूँ, जिस संस्था में आपने काम किया है उस चीज का, ठीक है, संस्था का पंजीयन नंबर देना होगा, कोड नंबर, और यहाँ पे जो विभाग है उसका वो देना होगा, और अनुभव आपने कितने वर्ष या कितने महीने में देना है, तो जैसे आपने 2 वर्ष किया तो 24 महीने, तो ऐसे देना होगा। विशेष विवरण आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, और आप कुछ भी कोई चीज अनोदर ऐड करना चाहे तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अतिरिक्त विस्तृत सूचना आप देना चाहें, जैसे पद का नाम हो गया, पद जो विभाग है वो हो गया, नियुक्ति देने वाला आपको अधिकारी हो गया, और पद ग्रहण करने की दिनांक, पद छोड़ने की दिनांक, स्थायी थे आप अस्थायी थे वो चीज आपको देखनी है, वेतन आपका कितना था वो लिख, ये चीज तो हो गई अनुभव वालों के लिए, बाकी को तो ये क्रॉस मार्क रखना है, ध्यान रखना, भरना ही नहीं है। ओके, अब आते हैं अपन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे दो ही चीज लिखेंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर तो आपको व्हाइट पेज पे करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें विशेष तौर पे।
और फोटो जो आपकी है वो आवेदन में जो थी, आपके आवेदन फॉर्म में जो आपने लगाई थी वही देनी है। अब एक चीज डाउट आएगा कि आवेदन में जो है फोटो वो अब नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? तो इसका एक ही इलाज है, नजदीकी मित्रा जहाँ से आपने फॉर्म भरा था उसके पास जाएं, शायद उसके पास मिल जाए क्योंकि वो डाटा रखता है। ओके, क्योंकि उसे अपलोड करने से पहले कंप्यूटर में सेव करनी पड़ती है, वो सेव हो जाती है। यही एक लास्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट, अब ये जो पॉइंट है इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है और भरना है। पहले मैं बता देता हूँ, यदि अभ्यर्थी ने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है निर्धारित योग्यता सर्वथा अनुरूप की है या उससे कुछ भिन्न है, यानी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपने जो इस भर्ती में मांगी है वो आपने सही से अनुरूप इसकी पालना कर रखी है या उसे पूर्ण कर रखा है, उस चीज को भरना है। तो यहाँ पे सर्वथा अनुरूप सभी को करना है। यदि आपकी कोई समकक्ष डिग्री है तो यहाँ पे आप भिन्न करेंगे। ओके, ये अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक सारी शैक्षणिक योग्यता कर ली थी तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक आएगा, नहीं करी थी तो यहाँ पे आएगा। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट वही है, याद रखना जो मैंने बताया था पिछली बार कि आपने जो है अपीयरिंग में फॉर्म डाला है, इसमें शायद क्वालिफिकेशन डिटेल में बताया था कि अपीयरिंग में आपने फॉर्म डाला है तो आप वहां जो कॉलम दिया था गया था वहां पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज है, यदि आपने अंतिम वर्ष से आप मान ली बीएससी थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में परीक्षा दे रहे थे और वो परीक्षा आपने अंतिम ईयर जो आपका आवेदन तिथि है उससे पहले दे दी थी तो आप इसमें क्लिक रखेंगे, वरना आप इसमें करेंगे। नहीं दी थी तो इसके लिए। ओके, और जो अभ्यर्थी है उनका क्लियर हो चुका था, रिजल्ट वगैरह भी आ चुका था, उनके लिए भी यही ऑप्शन रहेगा। अब आगे जो है, सॉरी गाइस, आगे जो है वो देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्य आयोग की परीक्षा की तिथि तक पूर्ण कर ली गई? हाँ जी, अगर आपने शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली है तो यहाँ पे आएगा। और साक्षात्कार यानी कोई चीज का कोई भर्ती में इंटरव्यू होना है, जैसे जेएनएम में तो नहीं है, इंटरव्यू होना है तो इंटरव्यू तक आपने कंप्लीट कर लिया है तो हाँ, तो यहाँ पे वो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जिस भर्ती में इंटरव्यू होता है उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साक्षात्कार तक उत्तीर्ण किए तो वो साक्षात्कार का यहाँ पे टिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में टिक कर देना, नॉर्मल स्टूडेंट। ठीक है, ओके, इनमें टिक करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात करें आगे क्या है। आगे है जो आपने आवेदन में जो कैटेगरी डाली है उसी कैटेगरी से आप अभी बिलोंग कर रहे हैं, वो चीज है। दूसरी, जो आप एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व भी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है? तो जो आपकी कैटेगरी है, जैसे आप आरक्षित में आ रहे हैं तो आप आवेदन तिथि से पूर्व आ चुके थे या बाद में आए हैं, इस चीज का आपको यहाँ पे ब्यौरा देना होगा। जिसमें आप आते हैं उसमें क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? यानी आपने कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आप हैं और आपके पास मूल निवास है वो राजस्थान का है तो आप हाँ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। टीएसपी एरिया के निवासी संबंधी, यदि टीएसपी है तो आप वहां पे हाँ करेंगे, वरना ना नहीं रहने देना है, ये टीएसपी लिए गया है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, इस चीज को विशेष ध्यान से पढ़ें, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? यानी यदि आपका जन्म बाहर हुआ है और आप जो है आरक्षित श्रेणी का जो कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप अपने जिस राज्य से वो आपने बनवाया है, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, तो वो उसी का है या अलग कंट्री का, अलग सॉरी अलग स्टेट का है, वो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में देना होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो पूछना, कमेंट में पूछना, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना। ओके, पर पूछना जरूर और ज्वाइन जरूर करना है। और वीडियो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत करके बता रहा हूँ। ठीक है, कर देना यार, दो ही तो चीज करनी है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बटन लिख रहा ही होगा नीचे, दबा दो फटाफट। अब आता है अनुभव, यदि आपने कोई अनुभव दिया है तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से अनुभव नहीं वाले होंगे तो यहाँ पे ना कर देना। ठीक है, बाकी ये पॉइंट पढ़ लेना, आसान आसान है अनुभव वाले। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे नो ही करोगे सारे, मुझे पता है, तो यहाँ पे आपको इनको रहने ही देना है, करना ही नहीं है कुछ भी। ये अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित आयु वाला अब आ गया, अब ये आयु वाला थोड़ा बड़ा है, एज वाला।
अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, आपकी एज क्या है विज्ञप्ति के अनुसार टोटल, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगी। और आपका क्या हो गया, विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा आपकी जो सॉरी विज्ञप्ति के अनुसार जो आपको न्यूनतम आयु कितनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी, ठीक है। अब आती है यहाँ पे, अगर आप कोई छूट चाहते हैं, जैसे आयु में आप मतलब विडो हैं या कोई कैटेगरी में, जैसे आपको स्पोर्ट्स कोटा के अनुसार, जैसे जिस कोटा के अनुसार आपको छूट मिलती है उसमें आपको क्लिक मार्क करना है। अब सामने है, अब ये पॉइंट है ज्यादा, देखिए मैं बता देता हूँ कितने हैं, 15 यहाँ तक हो गए और 17-18 पॉइंट है टोटल। अब ये 18 में जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में आप आयु सीमा की छूट चाहते हैं उसमें आपको बॉक्स में क्लिक मारना है, बाकी नहीं करना। तो ये चीज पढ़नी, मैं 2-4 पॉइंट पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ लेना। जैसे आप अनुसूचित जाति SC ST वगैरह से हैं तो आपको 5 साल की छूट का प्रावधान है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सॉरी ये हो गया जातीय पिछड़ा वर्ग की महिला है, ये पुरुष के लिए और ये महिला के लिए, इनको 10 साल का प्रावधान है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और सामान्य वर्ग की महिला है उनके लिए 5 साल का प्रावधान है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं छूट, अगर नहीं चाहते तो आप आपकी एज पूरी तो आप कुछ नहीं करना, ये चीज ध्यान रखें। यदि आप विधवा या जो तलाकशुदा है तो आपको कोई भी अधिकतम आयु सीमा आपकी लागू ही नहीं होती, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। और निःशक्त जन है तो आप इन पे अपने अनुसार क्लिक करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। बाकी सेवारत व्यक्ति है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट है यार, ये इतने 18 पॉइंट है टोटल। आपको जो अच्छा लगे, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं उसके लिए आप सामने क्लिक करें, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब दो आ गए थे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क बता देता हूँ क्या है। भाई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड होंगे, जो वहां पे आपने डिटेल भरी थी कि कितने कितने मार्क्स थे, यहाँ पे आपको सारी, वहां पे PDF भरी थी यहाँ पे भी भरनी है। सो PDF रंगीन, ये चीज ध्यान रखें, बता रहा हूँ बार बार, PDF रंगीन भरनी है आपको, रंगीन स्कैन करवाना है। ये इनके जो GNM का जो DV शेड्यूल आया था उसमें लिखा गया था। उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई सेकेंडरी स्कूल जो आपने 10वीं पास की है उसकी मार्कशीट कब जारी हुई थी, दिनांक कब जारी, तो यहाँ पे अब मांगा है, वो यही चीज मांगा है कि आपको जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट का वो देना है। जैसे 2007 से पहले जो सर्टिफिकेट थे वो अलग होते थे मार्कशीट से, या 2010 से पहले कहूँ, शायद 2007 से पहले अलग होते थे। वो 2 पेज होते थे, एक में सर्टिफिकेट होता था, एक में आपके अंक दिए गए थे, मार्कशीट होती थी। तो वो चीज आपको यहाँ पे देनी है दोनों। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर एक ही दे दें, क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दें, दोनों दे देना बेटर है, ओके। यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी है सेम। संलग्न संख्या का मतलब क्या है, यदि आप एक पेज दे रहे हैं तो एक, दो दे रहे हैं तो दो, तीन दे रहे हैं तो तीन, ये संलग्न संख्या है, ओके। सॉरी गाइस अगर थोड़ी बाहर की आवाज आए तो। और सीनियर सेकेंडरी 12वीं का यहाँ पे देना है आपको, जारी क्रमांक मार्कशीट पे लिखा होता है ऊपर रेड अक्षर में, वो देना है। और दिनांक आपको मार्कशीट पे भी लिखी होगी, और यहाँ पे वो फाइल देनी है। और संलग्न संख्या आपने एक अपलोड की है तो एक नहीं, ओके। अब लिखा है कि BA BCom BSc, तो यहाँ पे वो चीज देनी है, उसकी डिटेल देनी है, उनकी डिग्री देनी है। अब BSc में 3 साल होते हैं तो तीनों साल की मार्कशीट यहाँ पे देनी है। और तीनों साल की जैसे 4 मार्कशीट हो या 3 हो तो वहां पे आप जितनी भी लगाए वो 3 या 4 की संलग्न संख्या यहाँ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है चरित्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 3 है, ध्यान रखें, 2 गजेटेड अधिकारी वाले और एक आपका लास्ट ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री आपने लास्ट जहां से की थी उस संस्थान से आपको मिला हुआ एक वो देना है। तो टोटल 3 हो गए, तो संलग्न संख्या में आप 3 लिखेंगे। उनके ऊपर आपके जारी क्रमांक है जो भी, वो आपको एक ही पे जारी क्रमांक मिलेगा, उसमें तो मिलेगा ही नहीं गजेटेड वाले पे। तो आपकी जो वो कॉलेज से या स्कूल से मिला है उसका जारी क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है, और दिनांक उसकी भी आपको यहाँ पे लिखनी है। और इनकी कोई जरूरत नहीं है गजेटेड अधिकारी वालों की लिखने की, तो वो रहने दें, सीधा अपलोड कर दें यहाँ पे। अब NOC जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, तो उनका विवरण आपको यहाँ पे देना होगा, PDF अपलोड करनी होगी, ओके। मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास देना है, तो मूल निवास का जारी क्रमांक, डेट कब जारी हुआ था, और आपका जो संलग्न संख्या जैसे मूल निवास में एक है तो एक आपको यहाँ पे देनी होगी, और यहाँ पे आपको जो है फाइल चूज करनी होगी, PDF देनी होगी।
अब जाति प्रमाण पत्र नंबर 8 पॉइंट है यहाँ पे जाति। अब जाति में 2-3 डाउट आते हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ फिर आगे चलेंगे। जैसे एक तो जाति अपना ओबीसी और एमबीसी और एससी एसटी जो ये कैटेगरी है, ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये जो 3 कैटेगरी है, पहली बात तो इनके लिए दिक्कत होती है, बाकी के लिए नहीं है। जो कैटेगरी बच गई उनका है, वो जैसे अपना क्या करते हैं एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए तो देखो यही होता है कि वो अपना जो है उनका ऑल टाइम वैलिड रहता है। तो यहाँ ध्यान रखें कि ऑल टाइम वैलिड है उनका, तो वो यहाँ पे जरूर करें, लगा दें अपना। अब बाकी ये जो कैटेगरी रह गई, ये एक चीज ध्यान रखें, होना डिजिटल वाला चाहिए। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस इनका 1 साल तक वैलिड रहता है, पहली बात तो। अब आपने आवेदन की अंतिम तिथि मान लीजिए आपकी जो भी है जिस भर्ती में मानता हूं मैं 25 अगस्त 2023 थी, ये चीज नोट करना, इस चीज को एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपका जो है जैसे 24/8/2022 के बाद बना होना चाहिए, 2022 अगर इस डेट तक आपका है तो आपका वो वैलिड होगा 1 साल के अंदर अंदर। मतलब आपने आवेदन 25/8 को किया था तो उससे पीछे 1 साल तक आपका बना हुआ है कभी भी, तो वो वैलिड होगा। यदि उससे पीछे 3 साल तक आपका बना हुआ है तो आप उसके साथ एक एफिडेविट लगवाएंगे, जो एफिडेविट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर है और बोर्ड की वेबसाइट दोनों पे मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। उस एफिडेविट को कैसे भरना है वो भी बता देंगे, ठीक है, पूछ लेना। वो एफिडेविट लगाएंगे कि हमारा जो 3 साल पुराना है उनके लिए लगेगा, और 3 साल से भी पहले का पुराना है तो उनके लिए एफिडेविट भी नहीं लगेगा, उनका फिर है ही नहीं, वो रिजेक्ट है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने नया बनवा लिया, जैसे 2024 के बाद किसी ने बनवा लिया आवेदन तिथि के बाद, जैसे ये एग्जाम्पल है एक आवेदन तिथि जो भी थी उसके बाद किसी ने बनवाया यानी न्यू, तो क्या करें, तो न्यू के साथ एक एफिडेविट लगवाना पड़ेगा, ये कंफर्म है। एफिडेविट कब नहीं लगवाना, जब 1 साल तक आपका वैलिड है तब तक नहीं लगवाना। बस क्लियर, कोई डाउट और मेरे हिसाब से इसमें नहीं रहा होगा। और कोई डाउट है कैटेगरी में तो पूछना, कास्ट सर्टिफिकेट में। ओके, अब बात करते हैं कि सर मेरे पास पुराना भी है और नया भी है, दोनों है, तो कौन सा लगाएं, ये डाउट मेजरली है। तो यहाँ पे आप कौन सा भी लगाओ, 1 साल वाला तो आपके पास है नहीं, तो आप चाहे उससे 3 साल पुराने वाला लगा दो, चाहे आप उससे 2 साल पुराने वाला लगा दो, चाहे आप उससे जो न्यू है आवेदन तिथि के बाद है वो लगा दो, बात तो एक ही है। कुल मिला के आपको एफिडेविट तो देना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा लगा दो। अब बोले सर दोनों लगा दे, दोनों नहीं लगाने हैं, एक लगाना है, चाहे कोई सा लगा दो। फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा न्यू वाला लगा दो चाहे, या पुराने वाला लगा दो, बात एक ही है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं आगे, जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब आता है कि अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा और है, इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे भरना है। ओके, पूरा फॉर्म कहाँ मिलेगा कैसे भरना है, ठीक है। उस फॉर्म की मैं बता देता हूँ, उस फॉर्म को भर के उसे नोटरी वगैरह करवा के, ठीक है, जो भी उसमें साइन सिग्नेचर वगैरह होंगे वो करवा के आपको यहाँ पे पीडीएफ डालनी है, स्कैन करवा के, ये चीज ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे वो अटेस्टेशन फॉर्म की पीडीएफ देनी होगी। अब 2.5 लाख से आय यदि कम है किसी की, अब आय प्रमाण पत्र में दिक्कत आती है कि इनकम सर्टिफिकेट सभी को देना है क्या, तो सभी को नहीं देना, ये चीज ध्यान रखें। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं को देना है जिसने आवेदन भरते समय एक ऑप्शन आता है कि आपकी आय 2.5 लाख से कम है या ज्यादा, तो आपने वहां पर यस किया था या नो किया था। ये चीज अगर यस किया था तो ही आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, वरना नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे पता करें हमने यस किया था या नो किया था, तो यदि आपको फॉर्म भरते टाइम फीस में छूट मिली थी, एससी एसटी वालों के लिए ये चीज नहीं है, ध्यान रखें, जैसे ओबीसी और उनके वगैरह के लिए है, जिनको छूट मिली थी फीस भरते वक्त, 2.5 लाख से आय कम है, तो उनको यहाँ पे भरना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा। जिनको नहीं मिली थी उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, जिन्होंने फीस पूरी दी थी वो इनकम सर्टिफिकेट ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, यदि किसी के पास डिप्लोमा है किसी चीज का तो उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट है, और स्पोर्ट्स पर्सन यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास कोई है तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे। अब हस्तलिखित और शपथ पत्र, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, लिंक दे दूंगा आपको जो है अपना कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हस्तलिपि और शपथ पत्र का एक वीडियो बना रखा है, वहां से वो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसमें बताया गया है, कहाँ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और कैसे भरना है वो चीज उसमें बताई गई है। उन दोनों की पीडीएफ आपको यहाँ पे लिखनी है, ये चीज ध्यान रखें, वीडियो जरूर देखना है क्योंकि आप इसमें 100% गलती करेंगे। ओके, तो वीडियो देख लेना पहले।
अब आता है जाति शपथ पत्र, यानी वही चीज मैंने बताई है कि जाति प्रमाण पत्र के साथ आपने जो एफिडेविट लगाया है, जैसे 3 साल पुराना है या न्यू है, तो उसका एफिडेविट यहाँ लगेगा, वहां पे सिर्फ जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। अब एफिडेविट आपने एक लगाया तो एक लगेगा, दो लगाए तो दो लगेगा। ओके। अन्य प्रमाण पत्र, यदि आपके पास अन्य कोई डिग्री है या कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पे देंगे। ओके। अब आप बोलेंगे अन्य तो मेरे पास 2-3 है और यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, तो सारे आपको पीडीएफ यहीं देनी है, बस संलग्न संख्या में आपको 3 या 4 कर देने हैं। और सर बोलेंगे रजिस्ट्रेशन क्रमांक वगैरह क्या भरें, तो इसमें आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। ओके, सारा कुछ हो गया क्लियर। अब बात करते हैं आगे क्या पॉइंट है अपना, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, जो अपना हस्तलिखित और शपथ पत्र वाला मैंने बताया है। ठीक है, एक कुटरचित शपथ पत्र जो यहाँ पे होता है, इसमें शायद कुटरचित वाला नहीं है क्या, इसमें है नहीं, वो आपको कहाँ, एक सेकंड रुकना चेक कर ले। और हस्तलिखित वाला और कुटरचित वाला यही है शायद, इसमें पूरा दर्शाया नहीं गया है। जो वहां पे कुटरचित वाला जो शपथ पत्र देना है वो भी आपको यहीं पे देना है शपथ पत्र के पास। ओके। और एक हस्तलिखित वाला है वो भी आपको यहाँ पे देना है, और इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, वरना हम इसमें दे देते, या आप अन्य में दे सकते हैं। ठीक, अन्य में दे देना वो, क्योंकि वो दो चीज है, एक हस्तलिखित वाला है एक कुटरचित वाला है। तो हस्तलिखित वाला तो हस्तलिखित में आ जाएगा, कुटरचित वाला रह जाता है, तो आप या तो अन्य में डाल देना या इसमें ये शपथ पत्र जो है, इसमें ये शपथ पत्र लिख रखा है इन्होंने। ओके। तो यहाँ पे बात करेंगे आगे जो है, अब अपना आता है भाई लास्ट फॉर्म है, लास्ट जो हमने सारी डिटेल्स भर ली है ओनली, या टेस्टेशन फॉर्म एक बचा है। अब टेस्टेशन फॉर्म सर आप बोलेंगे हमने लगा दिया, तो हाँ जी आपने लगा दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी होगी। वो चीज क्या है, सीधा बात, अब पहली बात तो एड्रेस भरना है, जो आप भर के आ चुके हैं पहले, वही चीज आपको यहाँ पे भरनी है दोबारा से। अब बात करें आगे क्या चीज है, अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यदि आप जो है रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह है, तो वही चीज है, आप कहाँ से कहाँ अगर जो आप रहे हैं किसी एज पीरियड में अलग अलग, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आता है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल आपको फादर मदर की देनी है, अगर आपके पास जो आप देना चाहें तो। ठीक है, भाई बहन जो भी आपका जैसे सिस्टर वाइफ जो भी आपको है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके। अब नेक्स्ट बात करें अपन, और क्या चीज है, अगर आपके जो पुत्र या पुत्री हैं तो उनकी डिटेल आपको देनी होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हम देकर आ चुके हैं पहले, तो भाई देकर आ चुके हैं जैसे, तो आप तो एड्रेस भी भर के आ चुके हैं, दोबारा क्यों भरना है फिर, तो भाई ये इनकी फॉर्मेलिटी है, भरनी पड़ेगी, इलाज नहीं है। ये मेन पॉइंट है अगले वाला, ओवन डिटेल। ओवन डिटेल में आपको क्या करना है, ओके। ओवन डिटेल में आपको पहले तो आपका जो यहाँ पे क्या लिखा है, आधार आईडी लिखिए, आधार नंबर देना है, नेशनलिटी से अपना इंडियन है, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देनी है, और आपकी एज आज तक कितनी हो चुकी है वो देनी है, और एज मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी कितनी है वो देनी है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे अगर एक कोई देना चाहे तो देखो, नाम देना है, नेशनलिटी, बर्थ बाय डोमिसाइल, यानी आपको जो है नेशनलिटी इंडियन देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ देना है, और स्थान जहाँ पे आपका जन्म हुआ है आपके बेटे का जो भी, या यहाँ पे आपको देना है फुल एड्रेस, और यहाँ पे आपको देना है डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग इन द कंट्री, यहाँ पे किस डेट से आप यहाँ पे रह रहे हैं वो डेट आपको देनी है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है अपना, वो आता है बर्थ ऑफ प्लेस, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है, वही चीज यार, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस भरना है, कुल मिला के सारे में वही चीज है और कुछ नहीं है। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, चलते हैं अगले पे, तो यहाँ पे वही एड्रेस देना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके। अब आती है आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फिर से डिटेल देनी होगी। अब वो कैसे देनी है बताता हूँ। जैसे आपने अब यहाँ पे पूछा है कि जैसे आपने 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, तो आपने 10वीं कहाँ से की वो चीज यहाँ पे देनी है। ठीक है, उसका एड्रेस देना है स्कूल या कॉलेज का, फिर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है यहाँ पे, यहाँ पे देना है एड्रेस, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल या कॉलेज था, पिन नंबर देने हैं उसके, और डेट ऑफ आपने कब एंटर किया, और कब आपने लीव किया उसे, और कब आपने जो एग्जाम है जैसे 2018 में पास आउट किया तो यहाँ पे वो सन भरनी है। ओके। अब और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको
क्या देना है, आगे लिखा है कि आपने कहीं से जो है कहीं पर आपने अगर वर्क किया है, यानी कोई जॉब आपने की है, गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल जॉब, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी अगर नहीं की है तो आप इसको क्रॉस मार्क रहने देंगे, वरना आप कब से कब आपने की थी वो चीज यहाँ पे आपको दर्शानी है। ओके। और जो आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं है वो आपको इधर साइड लिखे हुए मिलेंगे, इसमें स्क्रीनशॉट में पूरा नहीं आया। अब जो आपका सॉरी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ये। तो इसमें आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, इसमें आपको जो कोर्ट केस वाला है जिस पर केस लगा है किसी चीज का, उसी को इसमें यस करना है, बाकी इसमें नो रखेंगे सारे पॉइंट में। बाकी जो सभी कैंडिडेट है उनके लिए इसमें नो 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 आएगा, कुछ भी नहीं करना। और जिनका केस यदि किसी चीज पे है तो वहां पे आपको यस लगेंगे। सो आप यहाँ पे नो रखेंगे, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। बाहर की आवाज आ रही है, सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, और यहाँ पे आपको वही बात है, यहाँ तक नो नो रखना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको 2% के नाम लेने होंगे जो आपको टेस्टेशन फॉर्म जो आप फिजिकली भरेंगे, जो आपको फॉर्म मैं बता रहा हूँ वो फिजिकली आप भरेंगे। तो वो जो फॉर्म है वो फिजिकली आपको भरना है, उसमें जो 2 नाम आएंगे उसी के 2% के नाम यहाँ पे लिखने हैं। ये चीज विशेष ध्यान रखें, अलग अलग नहीं देना है। और आगे की बात करें तो इसमें भाई आगे कुछ नहीं है, वही चीज है जो मैंने बता दी, बस इतना ही फॉर्म था। मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीटली बताया, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है गाइज। तो अटेस्टेशन फॉर्म मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लें वो डाउनलोड कैसे करना है, कैसे भरना है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ये यहीं पर एंड करते हैं अपने। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अटेस्टेशन फॉर्म और आय जाति में कोई दिक्कत हो तो उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। ओके।